Assalamu alaikum students, welcome in special topics, and today we will discuss about the measurement of osmotic pressure. So in this lecture we will measure osmotic pressure. We will discuss the measurement of osmotic pressure by means of Barclay and Hartley method. This is accurate method for determining the osmotic pressure of dilute solution. So solution must be diluted. A schematic diagram, this is shown in this figure. In this technique, the osmosis is prevented by applying pressure to the solution, and the magnitude of the supplied pressure gives the osmotic pressure of the solution. तो इस टेक्निक में हम क्या करेंगे कि जो ऑस्मोसिस का अमल है उसको हम रोक देंगे प्रेशर अप्लाई करके, और जितना हम प्रेशर अप्लाई करेंगे एक्चुअली वही ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। हम क्या करेंगे कि सॉल्वेंट को हम रखेंगे इन दी हॉरिजॉन्टल ट्यूब ए। आप देख सकते हैं ये ट्यूब ए है, हॉरिजॉन्टल ट्यूब है ये, ऑन द साइड ऑफ विच अ थिन लेयर ऑफ कॉपर फीरोसाइनाइड इज डिपॉजिटेड। ठीक है, और इसकी साइड्स पे कॉपर फीरोसाइनाइड जो है उसकी एक थिन लेयर जो बिछाई गई है। अब इस ट्यूब को क्या करना है, this tube is placed by means of watertight joints into a metal jacket B which contains the solution। ठीक है, तो ये देखें, ये हमारे पास ट्यूब A है और इस ट्यूब को मेटल जैकेट B के अंदर रखा गया है। ये इसके इर्द गिर्द मेटल जैकेट B है और यहाँ पर सोल्यूशन है, और ये ए जो है हमारे पास ट्यूब, इसके अंदर सॉल्वेंट है। ठीक है, एंड कैरीज एन अटैचमेंट सी थ्रू विच प्रेशर कैन बी अप्लाइड। अब ये वाली जो मेटल जैकेट है इसमें ये वाली अटैचमेंट है सी, और इसके थ्रू से हम सोल्यूशन प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। ट्यूब ए इज फिल्ड विद सॉल्वेंट थ्रू अ स्टॉप कॉक अप टू अ डेफिनेट पॉइंट इन द कैपिलरी डी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि ट्यूब ए को हम फिल करेंगे इस पॉइंट के थ्रू से, और यहाँ से ये एक कैपिलरी ट्यूब यहाँ पे अटैच है, और अप टू अ सर्टेन मार्क, फॉर एग्जांपल हम यहाँ तक कह लें कि कैपिलरी ट्यूब डी को यहाँ तक हम भर लेंगे। ठीक है, इधर से हम सॉल्वेंट ऐड करेंगे और वो कैपिलरी ट्यूब के अंदर से होता हुआ अप टू अ सर्टेन मार्क हम भर लेंगे कैपिलरी ट्यूब डी के अंदर। एज अ रिजल्ट ऑफ ऑस्मोसिस द लेवल ऑफ सॉल्वेंट इन द कैपिलरी विल फॉल। फर्ज करें कि हमने इस कैपिलरी ट्यूब को पहले यहाँ तक फिल किया है। ठीक है, यानी हमने क्या किया है कि इस टॉप कॉक के जरिए हमने सॉल्वेंट अंदर एंटर किया, और वो कैपिलरी ट्यूब में से होता हुआ पहले जो उसका था लेवल यहाँ तक था। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने सॉल्वेंट लिया है और बाहर सॉल्यूशन है, और यहाँ पर ये साइड्स पे जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है उसको डिपॉजिट किया हुआ है। ऑस्मोसिस की वजह से सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से गुजरकर ट्यूब ए में से मेटालिक जैकेट बी यानी सॉल्यूशन के अंदर जाएंगे। और कैसे पता चलेगा कि सॉल्वेंट जो है वो यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है, ये कैपिलरी ट्यूब डी के अंदर, ठीक है, लेवल जो है वो डाउन हो जाएगा इस ऑस्मोसिस की वजह से। तो फर्ज करें कि लेवल ऑस्मोसिस की वजह से यहाँ से यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं दिस इज लेवल 1। ठीक है, ये आपके पास फर्स्ट लेवल है, और ऑस्मोसिस के नतीजे में ये लेवल 2। ठीक है, यानी लेवल जो है ये लोअर हो गया। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है
हमने प्रेशर अप्लाई करना है, यहाँ से हम प्रेशर अप्लाई करेंगे और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को पुश करेंगे फ्रॉम बी टू ए। उससे क्या होगा कि लेवल जो है दोबारा से कैपिलरी ट्यूब के अंदर यहाँ से यहाँ तक पहुंच जाएगा, ठीक है, बाय अप्लाइंग प्रेशर थ्रू सी इट इज रेस्टोर्ड टू द इनिशियल लेवल वैल्यू, यानी यहाँ तक। दिस प्रेशर इज टेकन एज द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन। तो जितना हमने ये गॉज से प्रेशर अप्लाई किया इस लेवल को मेंटेन करने के लिए, L1 तक लेके आने के लिए, वही हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। तो इस तरह से ऑस्मोटिक प्रेशर इस सिंपल ऑपरेटर्स के जरिए हम मेजर कर सकते हैं। This is the second method which we use for the measurement of osmotic pressure, and this is termed as Tonnet's porous disk method. This is a novel procedure for determining the osmotic pressure, and this was tried out by R.V. Tonnant, and later it was improved by F.T. Martin and L.H. Schlius in 1931. Tonnant applied negative pressure, that is suction pressure, to the solvent to decrease its vapor pressure to the level of vapor pressure of the solvent in solution. तो उसने नेगेटिव प्रेशर एक्चुअली सक्शन प्रेशर यूज किया, यानी प्रेशर को कम करके सॉल्यूशन साइड पे उसने क्या किया कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को फ्लो करने पे मजबूर किया फ्रॉम सॉल्वेंट साइड इनटू द सॉल्यूशन साइड। सो दिस इज टर्म्ड एज नेगेटिव प्रेशर। और इसमें कोई भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यूज नहीं की गई। इसको हम इस सेटअप के थ्रू से समझ सकते हैं इस मेथड को। दिस इज एक्चुअली अ यूनिक मेथड, क्योंकि इसमें कोई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यूज नहीं की जाती। द सरफेस ऑफ द सॉल्यूशन इटसेल्फ एक्ट एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। एक्चुअली होता क्या है कि सॉल्यूशन की सरफेस इटसेल्फ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के तौर पे यूज की जाती है। तो ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि टॉर्नेट पोरस डिस्क मेथड में कौन सी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यूज की जाती है। सो द करेक्ट आंसर विल बी नो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, बल्कि सरफेस ऑफ सॉल्यूशन इटसेल्फ यूज होती है एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। या फिर आपको अगर सरफेस ऑफ सॉल्यूशन फॉर एग्जांपल का ऑप्शन हो एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो आप फिर इसको टिक करेंगे। द मेथड मे बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम। अच्छा, जो इसका असेंशियल पार्ट है अपरेटस का वो क्या है? पोरस डिस्क ए, विच इज दिस वन। दिस इज द special part of the apparatus. This is porous disc A, which is made from a special clay and powdered glass mixture. और ये वाली जो पोरस डिस्क है, दिस इज ये किस चीज से बनाई जाती है? एक स्पेशल क्ले, स्पेशल मिट्टी, और इसमें पाउडर्ड ग्लास मिक्सचर जो है वो शामिल होता है। और इसकी वजह से, इस स्पेशल क्ले और पाउडर्ड ग्लास मिक्सचर की वजह से, इसमें जो कैपिलरीज होती हैं, जो सुराख होते हैं, उनका साइज इतना छोटा होता है कि उसमें से सिर्फ वेपर्स एस्केप कर सकते हैं, वेपर्स उसके पास से गुजर सकते हैं उसमें से, और लिक्विड जो है वो नहीं गुजर सकता। ठीक है। बिलो द डिस्क इन द ट्यूब बी इज सॉल्वेंट। ठीक है। अब इस डिस्क के नीचे ये आपको ट्यूब नजर आ रही है, दिस इज कॉल्ड एज ट्यूब बी। और इसमें क्या लेते हैं हम? इसमें हमने सॉल्वेंट भरा होता है, इसमें प्योर सॉल्वेंट होता है। और इसके नीचे ये वाला पार्ट यहाँ से यहाँ तक ट्यूब सी, इसमें मरकरी बड़ी होती है, पारा भरा होता है। ठीक है। और पारे के जरिए हम एक सरफेस टेंशन जो है वो क्रिएट कर सकते हैं इस प्योर सॉल्वेंट के ऊपर। राइट। द वाइड ट्यूब into which the disc is sealed is surrounded by a bulb containing the solution। ठीक है। अब ये वाली वाइड ट्यूब, ठीक है, जिसके अंदर ये डिस्क है, ये वाली, और इसको इस बल्ब ने सराउंड किया हुआ है। ठीक है। तो इसके अंदर हम सॉल्यूशन लेते हैं, यहाँ पर सॉल्यूशन भरा होता है। ठीक है। इस डिस्क को इस ट्यूब ने सराउंड किया हुआ है, दिस वाइड वन और राउंड वन, और इसके अंदर हमने सॉल्यूशन भरा होता है।
और इस सोल्यूशन के ऊपर ये देखें वैक्यूम पंप लगा हुआ है। तो ये वैक्यूम पंप जो है वैक्यूम क्रिएट करेगा इस सोल्यूशन के अंदर, राइट। तो सोल्यूशन के ऊपर प्रेशर कम होगा, उसकी वजह से ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल एवापोरेट होके सोल्यूशन वाली साइड पे मूव कर सकते हैं, ठीक है। एंड एयर इज रिमूव्ड बाय अ पंप। The rate of transfer of solvent from pure solvent to solution or vice versa is found by observing the movement of junction between the solvent and mercury at D, ठीक है। अब इसमें क्या है कि अब दोनों तरफ से सॉल्यूशन में से भी या ये प्योर सॉल्वेंट में से भी, आपको पता है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ने ही ट्रैवल करना है इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, क्योंकि लिक्विड तो यहाँ से गुजर नहीं सकता। तो कैसे पता चलेगा कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल वेपर की फॉर्म में सॉल्यूशन वाली साइड से प्योर सॉल्वेंट में या प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन वाली साइड पे गए हैं? वो किस तरह से पता चलेगा कि ये हमारे पास जंक्शन है डी बिटवीन द प्योर सॉल्वेंट एंड द मर्करी, ठीक है। तो अगर तो सॉल्वेंट वेपर्स इस कैपिलरी डिस्क ए से होकर सॉल्यूशन वाली साइड पे गए हैं, तो ये जो जंक्शन डी पे सॉल्वेंट का लेवल है ये ऊपर चला जाएगा। This will be an indication that solvent molecules has traveled in the form of vapors from solvent side into solution side and vice versa। यानी अगर ये वाला जंक्शन नीचे की तरफ आ जाए डी पॉइंट पे सॉल्वेंट का, तो इसका मतलब सॉल्यूशन से मॉलिक्यूल सॉल्वेंट वाली साइड पे आ गए हैं। ओके, द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ सॉल्वेंट इज वेरीड बाय अल्टरिंग द टेंशन ऑन द सॉल्वेंट। अच्छा जी, अब मैंने आपसे कहा था कि इस मरकरी कॉलम के जरिए हम इस प्योर सॉल्वेंट के ऊपर टेंशन क्रिएट कर सकते हैं, सरफेस टेंशन क्रिएट कर सकते हैं। तो अब जो रेट ऑफ मूवमेंट है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं बाय वेरिंग दिस, बाय ऑल्टरिंग दिस टेंशन ऑन द सॉल्वेंट एंड द वैल्यू फाउंड फॉर विच देर इज नो मूवमेंट इन ईदर डायरेक्शन, ठीक है। तो हमने इस टेंशन को ऑल्टर करते हुए, चेंज करते हुए, हमने एक ऐसी वैल्यू फाउंड करनी है, एक ऐसी वैल्यू लेनी है कि उस वैल्यू पे देर इज नो चेंज इन द लेवल ऑफ प्योर सॉल्वेंट एट पॉइंट डी, यानी यहाँ पर लेवल जो है वो कांस्टेंट हो जाए, नो मूवमेंट इन ईदर डायरेक्शन। द डिफरेंस ऑफ प्रेशर बिटवीन सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन as measured by the column of solvent in B and the mercury levels in C is then equal to osmotic pressure, ठीक है। तो इस तरह से ये जो डिफरेंस होगा प्रेशर बिटवीन द सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन एज मेजर्ड बाय द कॉलम ऑफ सॉल्वेंट इन बी, तो ये डिफरेंस इन प्रेशर जो कि हम मेजर करेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। द डिफरेंस ऑफ प्रेशर बिटवीन द सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन एज मेजर्ड बाय द कॉलम ऑफ सॉल्वेंट इन बी, यानी यहाँ से लेकर कॉलम ऑफ सॉल्वेंट बी में डी से लेकर सी तक, यहाँ तक ये वाला जो डिफरेंस है ये हमें ऑस्मोटिक प्रेशर देगा। दिस मेथड इज पर्टिकुलरली यूजफुल क्योंकि इसको हम नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स के ऑस्मोटिक प्रेशर मेजर करने के लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि नॉन एक्वस जो सॉल्वेंट है, यानी ऐसे वाटर के अलावा जो सॉल्वेंट्स हैं जो हम यूज कर रहे होते हैं उनके लिए जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स जो नॉन एक्वस सॉल्यूशंस के हैं, दीज आर नॉट इजीली अवेलेबल, ये इजीली अवेलेबल नहीं होती। सो दिस इज पर्टिकुलरली यूजफुल for the measurement of osmotic pressure of non-aqueous solvents, Tonnet's disk porous disk method. So this is also important। MCQ के जो टॉनेट पोरस डिस्क मेथड है वो नॉन एक्वस सॉल्वेंट के ऑस्मोटिक प्रेशर मेजरमेंट के लिए यूज होता है, और इसके अलावा दूसरी कंडीशन क्या है कि ये लो ऑस्मोटिक प्रेशर्स के लिए यूज होता है। अब इस टेबल के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर सुक्रोज सॉल्यूशन की दी गई हैं एट 293 केल्विन पे, तकरीबन रूम टेम्परेचर पे, डिफरेंट कंसंट्रेशंस, और उनकी ये ऑस्मोटिक प्रेशर्स जो हैं वो दिया गया है।
Thank you very much for watching this video. If you have enjoyed and benefited from it, please subscribe, like and share. Allah Hafiz.